एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वही हाल हमेशा से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का रहा है। दिखाने को तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आने वाली 17 अक्टूबर को होना तय हुआ है, लेकिन असल में राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसको गांधी वाड्रा खानदान चाहेगा। और हो सकता है कि आखिर में ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को ही सौंप दी जाए। मतलब कि अभी जो अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम और अधिसूचना जारी करने की पूरी कहानी रची जा रही है, वो बस दिखावे के लिए है। वैसे ये सब सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद ही बयान दिया है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के विचार में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति मानता है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो नामांकन नहीं करेंगे। सुरजेवाला के बयान से साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चर्चा जरूर है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की बागडोर सौंप दी जाए। और ये भला हो भी क्यों ना, आखिरकार गांधी परिवार अपने हाथ से कांग्रेस को चलाने का हंटर यूं ही तो किसी और को नहीं सौंप सकता। या तो उसे हर वक्त परिवार की हाँ में हाँ मिलाने वाला कांग्रेसी नेता चाहिए, या कोई परिवार से ही। शायद इसीलिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जब सूची ही सार्वजनिक नहीं होगी तो गांधी परिवार अपने हिसाब से किसी का भी नामांकन खारिज कर सकता है। वहीं इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के अंदर कई दिग्गज नेता इसीलिए नाराज भी हैं। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी तब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है तो नियमों के मुताबिक उसे 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। यदि उसे मालूम ही नहीं होगा कि मतदाता सूची में कौन कौन है तो क्या वो इसके लिए देश भर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों की दौड़ लगाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यह कहकर उसका नामांकन निरस्त कर देगा कि प्रस्तावक इस चुनाव के लिए वैध मतदाता नहीं है। वहीं ऐसी खबरें हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शशि थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। बहरहाल कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अगर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल मेधा पाटकर को गुजरात के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में पेश करने की गुपचुप तैयारी कर रहे थे। इस बात की भनक लगते ही पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया और बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली। डैमेज कंट्रोल के लिए आनन फानन में केजरीवाल दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए और माना जा रहा है कि यहां वे नाराज नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मेधा पाटकर गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। पार्टी नेताओं में असंतोष फैल गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा बनाए गए 19 उम्मीदवारों में से 13 ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि उन्हें मनाने के लिए केजरीवाल एक बैठक कर सकते हैं। गुजरात विरोधी नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर गुजरात में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। यह बात बेहद चौंकाने वाली है। वजह यह कि मेधा पाटकर की गुजरात विरोधी छवि रही है। उन्हीं की वजह से सरदार सरोवर बांध का काम दशकों तक लटका रहा और गुजरात के किसान सूखे की मार झेलने को विवश रहे। मेधा पाटकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है। अब तक यही माना जाता रहा कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख इसुदन गढ़वी पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। हालांकि इन खबरों को तब और हवा मिली जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मेधा पाटकर की तारीफ करने वाले एक वीडियो को रीट्वीट किया। बाद में इस वीडियो को इसुदन गढ़वी ने भी रीट्वीट किया। मेधा पाटकर को उनकी गुजरात विरोधी रुख के कारण सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में आज सिर्फ नर्मदा नदी का पानी आ रहा है, क्योंकि मेधा पाटकर जैसे लोगों ने पर्यावरण के नाम पर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के काम में अड़ंगा डालकर रुकवा दिया था। पाटकर की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निभाई गई भूमिका के कारण गुजरात के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया है। मेधा पाटकर साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन साल 2015 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद से पाटकर ने सक्रिय राजनीति में लौटने की घोषणा नहीं की है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अब तक मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों का खंडन नहीं किया है। गुजरात विरोधी रुख रखने वाली मेधा पाटकर पर धन के दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। इस साल जुलाई में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इससे पहले 5 अप्रैल 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान संदिग्ध धन शोधन के लिए अभियान की कार्यकर्ता रही मेधा पाटकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी के अलावा
पाटकर के संदिग्ध लेन देन की जांच राजस्व खुफिया विभाग और आयकर विभाग भी कर रहा है। अगर संदिग्ध सौदों की बात करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई जांच के दायरे में हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से गुजरात में पार्टी के उम्मीदवार नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं को यह नहीं पता कि उन्हें वोट देने वाले लोग कौन हैं, या फिर यह कि वे वोट देने के लिए किससे मिले और किन लोगों के बीच प्रचार करें। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने बहुत सोच समझकर मतदाता सूची तैयार करवाई है और उसे छुपा कर रख लिया ताकि कोई दूसरा उम्मीदवार या तो मैदान में आए ही नहीं, और अगर आए तो ऐसे ही हाथ पांव मारकर आसानी से चुनाव हार जाए। कांग्रेस पर कब्जा जमाए रखने की गांधी परिवार की इस रणनीति को लेकर पार्टी में संग्राम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस वोटर लिस्ट जारी नहीं करने की नीति पर कायम रही तो पार्टी के अंदर बड़ी टूट हो सकती है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शशि थरूर ने वोटर लिस्ट जारी करने की मांग कर दी है। उन्होंने इसे लेकर चिट्ठी लिखी है। थरूर के अलावा असम में सांसद प्रदीप बोरदोलोई ने भी वोटर लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर यह मांग की थी कि पूरे इलेक्टोरल रोल को कांग्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। अब इसके बावजूद शशि थरूर ने भी पार्टी को चुनौती देते हुए ये मांग उठा दी है। शशि थरूर ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में पिछले काफी वक्त से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के तमाम सीनियर नेता नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते आए हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। वो कांग्रेस के नाराज गुट G23 का हिस्सा थे। इस गुट के तमाम बड़े नेताओं ने गुलाम नबी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से ही सभी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये गुट राहुल गांधी के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पिछले काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में यह मांग उठ रही थी, जिसके बाद अब आखिरकार 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसके 2 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर को इसका नतीजा सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार जब से भाजपा से अलग हुए हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल से होते हुए प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन गए। सियासत के परम पद यानी प्रधानमंत्री पद की लालसा सिर्फ नीतीश कुमार के मन में ही नहीं है। राहुल तो जमाने से प्रतीक्षा कर रहे हैं। घोटालों में ममता और केजरीवाल फंसे तो वे भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। नीतीश कुमार इशारेबाजी कर रहे हैं। पटना में पार्टी कार्यालय पर तरह तरह के पोस्टर लग रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नीतीश के मन में प्रधानमंत्री पद की लालसा जाग गई है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस तमाम बातों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। मतलब साफ है कि गोलमोल बातों में कहीं न कहीं खेला हो रहा है, या फिर पार्टी में ही कुछ लोग नीतीश कुमार को झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में नए पोस्टर लगे। इन तस्वीरों के जरिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे थे। जुमला नहीं हकीकत, मन की नहीं काम, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, आगाज हुआ बदलाव होगा, जैसे कई दावे इन पोस्टर्स के जरिए किए गए। हाल ही में बिहार पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने भी नीतीश की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछ लिया गया। खास बात है कि इस दौरान मुख्यमंत्री कुमार की प्रतिक्रियाएं और केसीआर के जवाब ने चर्चाएं बढ़ा दी हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार देश के वरिष्ठ और बेहतरीन नेताओं में से एक हैं। हम इन चीजों पर बाद में फैसला लेंगे। केसीआर ने बाद में लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। जेडीयू पोस्टर के साथ बाकी तरीके से और अपनी आगामी बैठक में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने में लगी है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब बातों को खारिज कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार एक फ्रंट पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर ललन सिंह सभी कयासों को खत्म कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में अंदर खाने हलचल काफी तेज है।
शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जंग अभी जारी है, लेकिन अंदर खाने एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता एकनाथ शिंदे के साथ जाने की तैयारी में हैं, लेकिन कांग्रेस के भी हालात अच्छे नहीं हैं। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके पार्टी में खलबली मचा दी है। दोनों नेताओं की मुलाकात वर्ली में हुई, इसके बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया। असल में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही आशीष कुलकर्णी के वर्ली स्थित आवास पर गणेश दर्शन के लिए गए हुए थे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अशोक चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। आशीष कुलकर्णी शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। महाराष्ट्र में राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में रणनीति तैयार करने में इनकी ही अहम भूमिका बताई जाती है। अशोक चव्हाण ने कहा कि मैं जल्द ही दिल्ली में भारत जोड़ो कांग्रेस की रैली में भाग लूंगा। उनके भाजपा में शामिल होने की सभी अटकलें निराधार हैं। मैं आशीष कुलकर्णी के यहाँ गणेश दर्शन के लिए गया था, तभी डिप्टी सीएम फडणवीस पहुंचे। कई मेहमानों की उपस्थिति में हमारी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। हालांकि अशोक चव्हाण के भाजपा नेताओं के साथ संपर्क में रहने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वजह यह कि वो 9 अन्य कांग्रेसी विधायकों के साथ विधानसभा में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार के बहुमत टेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। पृथ्वीराज चव्हाण और चंद्रकांत हंडोरे जैसे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने एमएलसी चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की थी, जिसे लेकर भी वो कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का समर्थन समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भारी पड़ गया और उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई। दरअसल बीते महीने की तारीख 5 अगस्त को कथित तौर पर भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पौधे लगाने को लेकर हुए विवाद में एक महिला से अभद्रता करते हुए उसे खूब गालियां दी और उसके चरित्र पर सवाल उठाए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो योगी सरकार ने हमेशा की तरह तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन इसके बाद में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने अपने समाज के लोगों से समर्थन जुटाया और त्यागी की रिहाई की मांग करने लगी। इस बीच अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करते हुए अपना एक प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात करने के लिए भेज दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात करने जा रहा था, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट हो गई और नोएडा महानगर सपा उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा भी कई और नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। मजे की बात यह है कि जब तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तब तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महिला सम्मान की दुहाई देते रहे और त्यागी की गिरफ्तारी की मांग करते रहे और अब इस मामले को अलग एंगल से देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो महिला सम्मान की दुहाई भी भूल गए। लेकिन इस मामले में जहां गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को समाजवादी पार्टी का साथ मिला है, वहीं समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर फूट हो गई है। उनके अपने नेता इस फैसले से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं शैलेंद्र कुमार ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं शैलेंद्र कुमार उपाध्यक्ष नोएडा महानगर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के श्रीकांत त्यागी, जिसने नोएडा की एक सोसाइटी में महिला के साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की के साथ वैश्य जाति पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी के परिवार से मिलने के पार्टी के निर्णय से असहमत हूँ। पार्टी के इस फैसले से मैं जिला उपाध्यक्ष नोएडा महानगर अपने पद एवं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपने सभी सहयोगियों के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और बदतमीजी मुझे या मेरे किसी भी सहयोगी को बर्दाश्त नहीं है। सपा नेता ने कहा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को इनाम घोषित अपराधी श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। जिस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से बीजेपी ने दामन छुड़ा लिया, उससे सपा कैसे चिपक सकती है। सोसाइटी के अलावा नोएडा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हर कोई महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार पर दुखी है। महिला की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ का यह संवेदनशील मामला है, जिसमें आधी आबादी श्रीकांत त्यागी के इस घृणित कृत्य से दुखी है और न्याय चाहती है। इसका वीडियो भारत के हर महिलाओं और बच्चियों के पास पहुंच चुका है। इसके अलावा जाति सूचक शब्द का गंदे तरीके से प्रयोग श्रीकांत त्यागी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह प्रतिनिधिमंडल सिर्फ त्यागी को संतुष्ट करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर सदस्य उसी जाति के हैं। गौरतलब है कि जिस दिन विशेष वर्ग की रैली श्रीकांत के पक्ष में हुई थी, उसी दिन सोसाइटी में महिलाओं ने जोरदार विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिमी बंगाल के पशु तस्करी घोटाले में आरोपी बाहुबली टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पशु तस्करी घोटाले में जहां वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ सबूत और पुख्ता होते जा रहे हैं, वहीं एक और मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आसनसोल जेल में बंद मंडल के ऊपर एक अदालत में हुए विस्फोट मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। मंडल को इस मामले में पेशी के लिए 1 सितंबर यानी गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। साल 2010 में चुनाव से पहले मंगलकोट अदालत में हुए विस्फोट में कई लोग घायल हो गए थे। मंडल को धमाके से जुड़े मामले में विधाननगर स्थित सांसद विधायक कोर्ट में पेश किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस के आरोप पत्र में मंडल का भी नाम शामिल है।
बीते 25 अगस्त को विधाननगर में सांसद विधायक अदालत में पेशी का वारंट जारी किया गया था। वहीं मामले की पेशी के दौरान बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष रह चुके अनुव्रत मंडल ने अदालत से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन उनकी दलील का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है और उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पुलिस की चार्जशीट में भी उनका नाम है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं अदालत से बाहर आने पर जब अनुव्रत मंडल से टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी के समन मिलने संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या वो नाचने लगे। गौरतलब है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी जहां मंडल के समर्थन में बयान दे चुकी हैं, वहीं अभिषेक अब तक मंडल के समर्थन में नहीं उतरे हैं, बल्कि अनुव्रत के जिम्मे वाले विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें हटाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं इससे पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने मंडल को बीते 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्हें 20 अगस्त तक 10 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे बाद में 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 20 अगस्त को मंडल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए अपील की, लेकिन सीबीआई के वकील ने उन्हें एक बहुत शक्तिशाली और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए उनकी याचिका पर आपत्ति जताई। सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बाद में आसनसोल स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।